आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में किशोरावस्था और गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर डॉक्टर ज्योत्सना गांधी गुप्ता से ली गई भेंट करता है प्रीति यादव। परिवार की धुरी होती है। घर के हर सदस्य की देखभाल की, उनकी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी स्त्री की ही होती है, पर परिवार की देखभाल के साथ महिलाओं को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, विशेषकर गर्भावस्था के दौरान और किशोरावस्था में भी। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना गांधी को। इनसे आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था और गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर। डॉक्टर ज्योत्सना गांधी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है कि किशोरावस्था और गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं और समाधान, तो शुरुआत हम करते हैं किशोरावस्था की। बालिकाओं में जो परिवर्तन होते हैं तो उस दौरान मासिक धर्म की भी शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, किशोरावस्था में जब एक लड़की जो है बड़ी होती है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं उनको हम हमारी भाषा में प्यूबर्टी बोलते हैं। तो प्यूबर्टी में बहुत सारे पार्ट आते हैं, जैसे कि शारीरिक अंगों में बदलाव होता है और आवाज में चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक लड़की के लिए है वो है मासिक धर्म की शुरुआत। तो मासिक धर्म के लिए शुरुआत की जो सही उम्र है उसके लिए बहुत सी दिमाग में भ्रांतियां भी हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि क्या सही उम्र है। तो देखा जाए तो हर कंट्री में कुछ कुछ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, बट अगर इंडियन कॉन्टिनेंट की बात की जाए, एशियन कॉन्टिनेंट की, तो हमारे यहाँ जो उम्र है वो है 10 से 13 वर्ष की उम्र। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी भी मासिक आ सकता है और थोड़ा लेट भी। तो वेरिएशन अगर हम बात करें तो 8 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष की उम्र तक कभी भी अगर लड़कियों में मासिक शुरू होता है तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर 8 वर्ष से पहले मासिक शुरू हो जाए या 14 वर्ष की उम्र तक भी मासिक शुरू ना हो तो जरूर हमें डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी। मासिक धर्म की बात चली है तो हम ये जानना चाहेंगे कि मासिक धर्म की अनियमितता क्या आम बात होती है, या मतलब ज्यादा ब्लीडिंग या कम ब्लीडिंग होना क्या चिंता का विषय है? जी देखिए, अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो जब भी किशोरावस्था में मासिक धर्म शुरू होता है तो हमें ये जानना चाहिए कि इनिशियल जो 1 to 2 ईयर्स होते हैं, जो शुरुआत के 2 साल हैं, उसमें बहुत बार मासिक धर्म अनियमित रहता है बच्चों में। जैसे एक बार मेंसेस आए तो हो सकता है कि अगला जो मासिक धर्म है वो 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, इस तरीके से हो सकता है, या कभी कभी 1 साल के बाद भी आता है। तो उस वक्त हमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के 2 साल में ये जो साइकिल्स होते हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। और लेकिन अगर 2 साल के बाद भी इस तरीके से ही मासिक धर्म चल रहा है कि बहुत अनियमित है, तो हमें जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि क्या नॉर्मल मासिक धर्म का मतलब क्या है, तो हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं कि मासिक धर्म जैसे हम 28 दिन का मानते हैं, लेकिन हमने एक वेरिएशन रखा है, वो ये है कि अगर 21 दिन के अंदर भी मासिक आ रहा है और या फिर 35 दिन के बाद भी मासिक आ रहा है तो उसको भी हम नॉर्मल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। मतलब 21 दिन से लेके और 35वें दिन तक के बीच में कभी भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। और काउंटिंग अगर डेज की बात करें तो अगर पीरियड केवल 2 दिन भी चलता है तो भी नॉर्मल है, और 7 दिन तक भी चलता है तो भी नॉर्मल है। लेकिन 2 दिन से कम या 7 दिन से ज्यादा अगर मासिक धर्म चल रहा है तो वह डेफिनेटली एकदम एबनॉर्मल कैटेगरी में आता है। जी। किशोरावस्था में बच्चों को और माता पिता को बच्चे की जीवन शैली में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि मासिक धर्म सामान्य रहे? जी, ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में मैं इसलिए बात करना चाहूंगी क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पीसीओडी के बारे में लोग बहुत बात करते हैं। जी, क्योंकि पीसीओडी क्या है? बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। एक्चुअली में ये कोई डिजीज है ही नहीं, और ये इतनी कॉमन क्यों हो रही है उसका रीजन है हमारी जीवन शैली में बदलाव। तो वो बदलाव क्या है? जैसे कि पहले हम थोड़े शारीरिक श्रम करते थे, हमारा खान पान नियमित था, सोने का टाइम फिक्स होता था, घर में सभी बड़े लोग भी, बच्चे भी सब जल्दी सोते थे, सुबह उठते थे टाइम से। लेकिन अभी वो सब जीवन शैली में रहा नहीं है। अधिकतर बच्चे मैक्सिमम टाइम या तो पढ़ाई में लगे हैं या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे हैं, यानी कि शारीरिक श्रम का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं है। पहली चीज तो यही है जिसकी वजह से मासिक धर्म अनियमित होता है। तो मेरी ये सलाह है सारी अभिभावकों को और माता पिता को और बच्चों को भी जो सुन रहे हैं कि आप ये बात मान लीजिए कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा
जरूरी है अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटे का कोई भी कसरत या व्यायाम। अब छोटे बच्चे हैं तो जिम तो नहीं जाएंगे, लेकिन कोई भी 1 घंटा खेल सकते हैं। लड़कियां बैडमिंटन खेल सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, कोई भी स्किपिंग कर सकती है, रस्सी कूद सकती हैं, कुछ भी गेम खेलें। 1 घंटा कोई भी अगर हम बचपन में ये आदत डाल दें बच्चे को, तो वो लॉन्ग टर्म में जाती है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है जो शारीरिक और मासिक धर्म की अनियमितता है उन सबको ठीक करती है। इसी तरीके से खान पान की भी अगर बात करें तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो बहुत से बच्चे आजकल डाइटिंग करते हैं, बहुत से बच्चे आजकल ओवर ईटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल प्रॉपर मात्रा में हो, क्योंकि हमारा शरीर बढ़ रहा है। तो उस समय सबसे ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए। इसके अलावा आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, इन सब की भी जरूरत होती है। तो जंक फूड खा सकते हैं, वीक में 1 दिन रख लीजिए, उस दिन खा लीजिए, लेकिन डेली रूटीन में दूध, दही, अंडा, प्रोटीन, जिस तरीके की जो भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डाइट है उसमें जरूर शामिल होना ही चाहिए। और हो सके तो उसका फिक्स टाइमिंग पे खाना खाना चाहिए। किसी भी टाइम पे खाना खा लिया वो भी शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो अगर मासिक धर्म अनियमित है जी, तो कौन कौन से टेस्ट करवानी चाहिए? जी, अगर जैसे शुरू के 2 साल तक तो मैंने जैसे बताया बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी अनियमितता चल रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है बच्चों में वो है थायराइड टेस्ट। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि पहले हम नहीं, शायद या तो जानते नहीं थे या हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, पर अभी हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि बच्चों में भी थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, लो थायराइड की प्रॉब्लम या हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखने मिल रही है। तो ये चीज एक ऐसी चीज है जिसका अगर हम शुरुआत से ही पता लगा लें तो वो जो क्रूशियल ईयर्स हैं जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस टाइम अगर थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है या आयोडीन की कमी है तो जो नुकसान वो जिंदगी भर झेलने पड़ेंगे वो नहीं झेलने पड़ेंगे। तो थायराइड का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा आप हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट जरूर करवाएं, शुगर टेस्ट कराएं, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और टेस्ट है जिसको हम प्रोलैक्टिन टेस्ट बोलते हैं। तो थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर और हीमोग्लोबिन, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो जरूर एक बार करा लेनी चाहिए। और अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो एक सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, लेकिन 18 साल तक अगर सोनोग्राफी में पीसीओडी आ रहा है तो कोई बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हाँ जरूर हमको उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहेंगी? मुझे जो एक गीत बहुत पसंद है वो है कहीं ना जा आज कहीं मत जा दिल के सिवा। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना गांधी को, और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं किशोरावस्था और गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं और समाधान विषय पर। जी, इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे किशोरावस्था में मासिक धर्म की अनियमितता की वजहों पे, और फिलहाल हम जानना चाहेंगे प्रेगनेंसी से संबंधित यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, देखिए प्रेगनेंसी आजकल सभी लोग चाहते हैं कि बच्चा जब भी हो तो बहुत ही माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, क्योंकि अब प्लान प्रेगनेंसी का जमाना है। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जिसको हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी से होने से पहले ही आप डॉक्टर की सलाह लेने आए हैं। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहले तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सब लोग लेट एज में मैरिज करते हैं और लेट एज में ही बच्चे हो रहे हैं। तो मेरी ये सलाह रहेगी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कि जितना हो सके उतना लेट ना करें। 30 की एज तक अगर हो सके कि एक प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बहुत जरूरी है। तो पहला फैक्टर तो एज है। अगर आप हमारे पास 30 की एज से पहले आए हैं तो हम बोलेंगे कि भैया आप अपना प्रेगनेंसी 30 की एज से पहले प्लान कर लें। उसके बाद आती हैं जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आजकल कॉमनली देखने को मिल गई, जैसे मैंने पहले बताया थायराइड का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में थायराइड होता है तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपको पहले से ही हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म है और आप उसका ट्रीटमेंट करा लेते हैं 2 से 3 महीने पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है शुगर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है शुगर की, आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को शुगर है, तो आपको भले ही आपको कभी भी शुगर नहीं हुई है तो भी आपको अपना एक शुगर RBS, जिसको रैंडम ब्लड शुगर, और एक HbA1c टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए। क्योंकि अगर शुगर पहले से है तो ये ट्रीटमेंट करना इसलिए जरूरी है। शुगर अगर प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो बच्चे को बहुत सारी शारीरिक विकृतियां हो सकती हैं, तो शुगर टेस्ट भी जरूरी है। फिर आता है आपका हीमोग्लोबिन जैसे हम सब जानते हैं कि एनीमिया अगर है माता को 10 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली उसमें शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी बढ़ जाएंगी, तो हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होना चाहिए। इसी तरह से एक रूबेला टेस्ट होता है, रूबेला वैक्सीन हम जानते हैं। अगर रूबेला वैक्सीन बचपन में लग गया है, जैसे अभी तो हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें MMR वैक्सीन इंक्लूडेड है, तो हर बच्चे को MMR वैक्सीन लग रही है। लेकिन पहले
जमाने में ऐसा था कि रूबेला वैक्सीन बहुत लोगों को नहीं लगती थी, तो अगर रूबेला वैक्सीन लगी हुई है तब तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। अगर नहीं लगी है तो हम सलाह देते हैं कि आप एक रूबेला का वैक्सीनेशन करा लें और फिर 3 महीने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। इसी तरह से वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट भी जो है ऑप्टिमम वेट अगर रहता है, मतलब जैसे BMI हम जो मानते हैं वो अगर 20 से 25 का है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डॉक्टर से जानना पड़ेगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो वेट पे ध्यान दें, शुगर पे ध्यान दें, थायराइड टेस्ट करा लें और अपना हीमोग्लोबिन और अपनी एज, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं और हर महिला को इसके बारे में पहले से पता होना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कब कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और सोनोग्राफी और खून की जांच इस दौरान कब कब हमें करवानी चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी ऐसा है कि पहले ये कहा जाता था कि प्रेगनेंसी होने के बाद 3 महीने तक कुछ नहीं कराना है, किसी को बताना नहीं है, डॉक्टर से मिलना नहीं है, तो फिर वो होता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही है, क्योंकि शुरू के 3 महीने ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जैसे ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो विद इन 1 वीक एक बार आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर 1 वीक नहीं मिल सकते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर जरूर मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि जो बच्चे का हार्ट बीट होता है सोनोग्राफी में जो हम देखते हैं वो लगभग 6 to 7 वीक्स के अराउंड आ जाती है। तो अगर हम उसी वक्त सोनोग्राफी कर लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे का हार्ट बीट आया है कि नहीं। तो 7 वीक्स की प्रेगनेंसी का मतलब होता है 1.5 से पौने 2 महीने के बीच में आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिल लें और उसी टाइम पे सोनोग्राफी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो खून जांच जो मैंने पहले बताया वही शुगर, HIV, HbS एंटीजन, HCV टेस्ट, थायराइड टेस्ट, सिकलिंग जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, और ब्लड ग्रुप आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जो भी यूरिन का टेस्ट है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी आपकी ठीक है कि नहीं, ये सारे टेस्ट आजकल गवर्नमेंट सभी करती है एक्सेप्ट थायराइड, तो वो सब आपको करा लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट विजिट है वो हम बोलते हैं 3रे महीने के अराउंड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनोग्राफी है जिसका नाम है NT स्कैन, न्यूक्लियर थिकनेस स्कैन बोलते हैं। आजकल हम करने लगे हैं, जो पहले नहीं होता था। ये सोनोग्राफी की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर वो उस टाइम पे आप 3 महीने के दौरान जब वो टेस्ट होता है तो वो बहुत सारी बच्चे में होने वाली शारीरिक विकृतियों के बारे में बता सकता है। और एक डाउन सिंड्रोम जैसे करके एक बहुत ही मेजर और बड़ी बीमारी होती है जो बच्चों में हो सकती है, उसका पता लगाया जा सकता है। वो 3रे महीने से ही पता चल सकता है। पहले क्या था, इन सब चीजों के लिए 5वें महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब वैसा नहीं है। तो 3रे महीने पर जरूर मिले। फिर एक बार 5वें महीने पर ये बड़ी वाली जो सोनोग्राफी होती है जिसको हम एनामली स्कैन बोलते हैं या लेवल 2 स्कैन होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी टाइम पे शुगर का टेस्ट जिसको ग्लूकोज पी के कराया जाता है। अब पहले जानते थे कि हम नॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट कर लिया हो गया, नहीं। अभी जो WHO गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज पीकर शुगर का टेस्ट प्रेगनेंसी में 3 बार करना जरूरी है। एक बार पहली विजिट पे जब पेशेंट आती है, एक बार 3रे से 5वें महीने के बीच में, और एक बार 7वें से 8वें महीने के बीच में। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में शुगर बढ़ता है तो वो बच्चे और मां दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो 5वें महीने की सोनोग्राफी और शुगर टेस्ट जरूरी है। इसी तरह से 7वें महीने में भी, अभी 7वें से 8वें महीने में भी एक सोनोग्राफी को हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि सीधे 9वें महीने में हो सकता है हम बहुत चीजें मिस कर दें। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए पौने 2 महीना, फिर 3रा महीना, फिर 5वां महीना और 7वां और 9वां महीना, इनमें तो आपको जरूर डॉक्टर से मिनिमम मिलना ही मिलना है। अगर आप हर महीने मिल सकते हैं 7वें महीने तक तो वो बेस्ट होगा। जी, ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जो गर्भस्थ शिशु के लिए मृत्यु लाती हैं या कभी भी ऐसे में मृत्यु का कारण बनती हैं? जी, ये बहुत जरूरी सवाल है आपने पूछा प्रीति जी, क्योंकि इसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कई बार हमारी बात को लाइटली ले लेते हैं। हम उनको समझाना भी चाहते हैं कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिए, पर वो शायद नहीं सुनते। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान में रखने की चीजें, जैसे कि मैंने थायराइड बताया, वो तो है ही। सबसे इंपॉर्टेंट है शुगर। जिस तरीके से मैंने बताया कि शुगर, नॉर्मल शुगर का टेस्ट कभी भी प्रेगनेंसी में पता नहीं लगा सकता कि आपको शुगर है या नहीं। हमेशा ग्लूकोज पीकर और मिनिमम 3 बार शुगर का टेस्ट होना जरूरी है। दूसरा कारण होता है, कई बार प्रेगनेंसी में पेशेंट हमारे पास आती है खुजली की समस्या लेकर। तो खुजली जैसी चीज जो बड़ी आम लगती है लोगों को, अरे ये तो होती ही रहती है, बड़ी सी कॉमन सी बात है, जी नहीं, ये बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है अंदर, जिसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है कॉलिस्टेसिस ग्रेविडेरम। इसका मतलब ये होता है कि आपके लिवर एंजाइम्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वो ठीक से बॉडी से बाहर नहीं जा रहे हैं बाइल एसिड के फॉर्म में, और वो अंदर ही अंदर टॉक्सिक
अनोरेक्सिक बन रहे हैं तो मदर को उसमें खुजली होती है, लेकिन वो बच्चे को अचानक से मृत्यु दे सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी में खुजली को आम ना समझा जाए। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए तो तुरंत कराएं। एक सीरम बाइल एसिड करके टेस्ट होता है जो बहुत ही रेयर है, कई जगह होता ही नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए ऐसी लैब्स आए कि टेस्ट हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए। वो अगर बढ़ा हुआ है तो भी हम अगर बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे के घूमने का ध्यान रखिए, लिवर टेस्ट कराइए। एक एनएसटी करके टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चे की धड़कन चेक करते हैं, वो समय समय पर कराने आइए, हर वीक कराने आइए। सोनोग्राफी हर 2 हफ्ते में कराइए। तो इसको आप ये मत समझिए कि डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहे हैं। इसी तरह से एक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व रहती है, फैमिलियल रहता है, जेनेटिक रहता है। उसमें भी कभी भी अचानक से बच्चे की मृत्यु हो सकती है, तो उसके टेस्ट भी अवेलेबल है, वो कराना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मैं एक चीज और थी जो आपको शायद मैं बताना भूल गई, जब प्रेगनेंसी से पहले प्लानिंग करते हैं, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जैसी चीज को तो भूल ही नहीं सकते। ब्लड प्रेशर भी बहुत जरूरी है नॉर्मल होना। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है प्रेगनेंसी से पहले तो बहुत जरूरी है कि पहले उसे कंट्रोल किया जाए, फिर प्रेगनेंसी प्लान की जाए। इसी तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर 5वें महीने में से ही ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो कई बार 7वें महीने तक आते आते इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको बच्चा डिलीवर या तो करना पड़ता है माँ की जान बचाने के लिए, या कई बार बच्चा ही अपने आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि कभी भी खत्म हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम और जो मैंने लिवर वाली टेस्ट बताया जिसको कोलेस्टेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो बच्चे के गर्भ में असमय मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो अगर डॉक्टर आपको समझा रहे हैं कि इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, टेस्ट कराइए, बच्चे का सोनोग्राफी कराने बार बार आइए, बच्चे की धड़कन चेक कराने आइए, तो प्लीज उसको बात को इग्नोर मत करिए। एक आम धारणा है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शारीरिक श्रम करना चाहिए। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शारीरिक श्रम का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, मैं इस बात में पूरा 100% बिलीव करती हूँ कि ज्यादा शारीरिक श्रम करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। खास तौर पे जैसे कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या हमको प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या हम तेज तेज नहीं चलें, धीरे धीरे चलें और ऐसा ना करें, वैसा ना करें, सीढ़ियां वजन उठाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली 32 वीक्स यानी कि आपका 7 मंथ जब कंप्लीट हो रहा है उस टाइम तक आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो एक्सेप्ट एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज को छोड़कर। इवन स्विमिंग भी आप कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, आप धीरे धीरे रनिंग भी कर सकते हो। तो शारीरिक श्रम मना नहीं है। शारीरिक श्रम करने से हमेशा मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी बढ़ती है। पर अगर किसी वजह से आपको, जैसे मान लो शुरुआत में ही ब्लीडिंग हो गई है, स्पॉटिंग हो गई है, या कुछ ऐसा है, सर्वाइकल लेंथ आपके यूट्रस में कम दिखा रहा है, या प्रीटर्म लेबर के कोई साइन है, तो ऐसे में हम शारीरिक श्रम एक्सेस करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि फिर टाइम से पहले लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह से जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, शारीरिक श्रम की अगर इंपॉर्टेंस है तो कामकाजी महिलाओं में आराम की भी इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा ये बताना चाहती हूँ कि कामकाजी महिलाओं को भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके 1 घंटा दोपहर में, दिन में रेस्ट मिलना चाहिए, ताकि वो उस टाइम पे वो एनर्जी रीगेन कर सकें और अपने बच्चे को ऑक्सीजन की डिमांड की सप्लाई दे सकें। सिर्फ काम दिन भर करने से भी नुकसान हो सकता है, तो पूरा आराम भी जरूरी है और काम भी जरूरी है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जीवन शैली में किस तरह के परिवर्तन लाने चाहिए? जी, तो जीवन शैली में परिवर्तन एक्चुअली प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लाने हैं, पहले लाने हैं। अच्छा। पहले लाने हैं मतलब मैंने बताया कि शारीरिक श्रम की आदत होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप कभी भी एक्सरसाइज नहीं करे हैं या कोई भी काम नहीं किए हैं और आप सीधे प्रेगनेंसी में करने लग जाएंगे तो बहुत नुकसान झेलेंगे। तो पहले से ही आप अपने आप को एक्टिव रखें और वही चीज कंटिन्यू करें पूरी प्रेगनेंसी में। तो वो एक चीज अगर जीवन शैली आपकी सेम बनी रहेगी तो आपको फिर नॉर्मल डिलीवरी और प्लस बच्चे को जो भी हेल्दी एनवायरनमेंट मिलने की संभावना ज्यादा है। दूसरा चीज है योगा। योगा भी बहुत ही अच्छी चीज है। डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योगासन जितने भी होते हैं, मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ आप जरूर करिए। प्रेगनेंसी में वो एक तरीके से बहुत ही बड़ी मतलब वरदान है हमारे भारत की ओर से योगा, जो सब लोगों के लिए। तो प्रेगनेंसी में भी सेम है, योगा बहुत अच्छी चीज है। उससे बच्चे का मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट बढ़ता है, माँ को भी एनर्जी बनी रहती है, नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत बढ़ती है। तो योगा पे ध्यान दीजिए।
फिर आता है इंपॉर्टेंट चीज है डाइट। तो डाइट जैसे सभी जानते हैं, अपने को प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। अगर पेशेंट का वेट 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन उसको डेली खाना है। अब 60 ग्राम प्रोटीन कैसे होगा, या तो आप खुद सर्च कर सकते हैं और अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि दिन भर में 3 सर्विंग प्रोटीन की होनी ही चाहिए। ब्रेकफास्ट में दूध होना चाहिए, लंच में दही या छाछ ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, और रात में फिर से या तो दूध या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, चिकन या मछली। इसी तरह से हरी सब्जियां, क्योंकि हमको फोलिक एसिड भी बहुत चाहिए, तो हरी सब्जियों की मात्रा और फल की मात्रा 1-1 सर्विंग डेली जरूरी है। इसी तरह से आता है आयरन और कैल्शियम। ये 4 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम। तो ये चारों चीजें अगर आपके खाने में हैं तो आप समझ लीजिए आपको सबसे कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट चीज मैंने बताया आराम। तो आराम जैसे मैंने बोला, कम से कम अगर हो सके तो 8 घंटे दिन भर में सोना बहुत जरूरी है। और अगर आप वाकई में सो सकते हैं तो टोटल 10 घंटे, 2 घंटे दिन में और 8 घंटे रात में। बट ये कई बार संभव नहीं होता। जी बिल्कुल। एक चीज और ये जानना चाहेंगे कि कौन से वैक्सीन लगवाने जरूरी होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान? जी, वैक्सीनेशन की बात है तो हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें टिटनस का वैक्सीन इंक्लूडेड है, जो हर आंगनवाड़ी में हर गर्भवती महिलाओं को 2 इंजेक्शन लगते हैं। तो अभी जो इंजेक्शन आ गए हैं, पहले टीटी के इंजेक्शन बोलते थे उनको, अभी टीडी के नाम से आते हैं। तो इसमें टिटनस और डिप्थीरिया दोनों इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर ये टीडी लग गया है 2 डोजेस तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो रिसेंट एडवांसेस हैं उसके अकॉर्डिंग, WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये है कि अगर एक नया वैक्सीन है, टी-डैप के नाम से आता है और उसको बूस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टिटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस तीनों इंक्लूडेड हैं और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। तो जो बच्चा जो डिलीवर होगा, ये वैक्सीन जो है 7वें महीने के बाद लगती है, 7वें, 8वें या 9वें महीने में लगती है। तो जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसको गर्भ से ही इन तीनों बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो टी-डैप के बारे में मैं खासतौर पर बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा वैक्सीन है जो प्राइवेट वाले डॉक्टर्स लगाते हैं, गवर्नमेंट अभी नहीं लगा पा रही है क्योंकि बहुत महंगा है, 1200 रुपए का पड़ता है। तो कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट ये बहुत अच्छी वैक्सीन है। दूसरा आता है फ्लू वैक्सीन। जो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन है वो भी अवेलेबल है, 1 ईयर लगता है। उसको भी आप नवंबर से लेके अप्रैल महीने के बीच में कभी भी एक बार, जब भी प्रेगनेंसी उस दौरान हो रही है तो एक बार वो वैक्सीन जरूर लगा लिया जाए 16 वीक्स के बाद। बाकी कोई वैक्सीन नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में। सवाल हमारे पास और भी हैं। फिलहाल अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? अब मैं सुनना चाहूंगी लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो ना हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले आँखों से फिर ये प्यार की
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पे, और हमें इस बारे में जानकारी दे रही हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना गांधी। तो आइए सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे के गले में नाल फंसी होना आजकल जब भी सोनोग्राफी में आता रहता है या सुनने को अक्सर मिलता है, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, इस बारे में हमें कुछ बताएं। ये बहुत ही कॉमनली हम आजकल हर सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखने मिलता है कि सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक, कभी कभी डबल लूप भी मिलता है। तो मेरा ये मतलब बताना का जरूरी है कि सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक बहुत ही आम बात है। बच्चे अंदर जब पेट में रहते हैं माँ के, तो वो घूमते रहते हैं, तो वो रोटेट होते रहते हैं, कभी एक डायरेक्शन तो कभी दूसरी डायरेक्शन में। तो उस वक्त अगर कॉर्ड थोड़ी भी लंबी है तो वो अपने गले में उसको रोटेट, गले में एक फंदे की तरह ले लेते हैं, और सोनोग्राफी में ये बहुत कॉमनली दिख जाता है। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम अब हमारे बच्चे के गले में नाल है तो क्या कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो ऐसा अभी तक रिपोर्टेड नहीं है कि सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड कोई प्रॉब्लम करता है। डॉक्टर ज्योत्सना गांधी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। किशोरावस्था और गर्भावस्था में होने वाली समस्याएं और समाधान, इस विषय पर वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना गांधी से अभी हम बातचीत कर रहे थे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में। तो अब कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।